तो चलिए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑडिट का जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फ्रॉड की मैनेजमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, यानी कि कंट्रोल्स ऑन फ्रॉड। अगर बात की जाए कि आप किस तरह से फ्रॉड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, फ्रॉड मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, सो पर्टिकुलरली आपको ये समझना पड़ेगा। इसमें हमारे बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं अच्छे से फ्रॉड को मैनेज करने के लिए। अगर आप अच्छे कंट्रोल्स लगाना चाहते हो, कंट्रोल्स को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस रखता है, कंपनी की एथिक्स पॉलिसी। कंपनी की एथिक्स पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने पहले से सबको ये बताया हुआ है कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा अगर आपने कंपनी में किसी भी टाइप का कोई फ्रॉड किया, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर ये इमेजेस इंसर्ट करने का प्राइमरी मोटो यही है कि चीजें आप विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेटल कर लें। जैसे कि अगर बात की जाए, अगर किसी ने एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी की, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है, उसकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो अगर शेयर कर दी किसी भी और को, तो उसको जो है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दैट पर्सन कैन बी सेंड बिहाइंड द बार्स, यानी कि उसको जेल भी हो सकती है। उसको वो लिखेंगे कि इसने कंपनी पर्सन ने, इस एम्प्लॉय ने उस कंपनी के साथ फ्रॉड किया है और हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है और इसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। हमने कहा कि हमने फ्रॉड को अच्छे से क्या करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल लगाने हैं। तो अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करें कि फ्रॉड ना हो, तो वहां पर ये चीज सारे एम्प्लॉयज को, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड हैं, वर्कफोर्स टीम मेंबर्स, उनको पता होना चाहिए कि अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का कोई भी फ्रॉड करते हैं तो हमारे अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक नॉर्मल एग्जाम्पल समझते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की ही आप बात ले लीजिए, है ना। ट्रैफिक सिग्नल में आपको पता है इंडिया में भी ट्रैफिक नॉर्म्स हैं, बट फॉरेन कंट्रीज में क्यों वो ट्रैफिक नॉर्म्स ज्यादा सक्सेसफुल है? बिकॉज उनको पता है कि हैवी फाइन्स इम्पोज होंगे। यही मतलब है ना, हैवी फाइन्स इम्पोज होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, राइट। तो इसलिए वहां पर ज्यादा कंप्लायंस होता है। लाइकवाइज अगर हम बात करें, जी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके प्रीवियस डाउट्स के जो लेक्चर्स हैं, आफ्टर वाइंडिंग अप दिस सेशन, जब भी हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा तो वो भी आपके डाउट्स ले लेंगे। और डाउट्स के लिए मैं आपको एक ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगी, तो वीडियो फॉर्मेट में आपको वो भी मिल जाएगा। तो चलिए, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि फॉरेन कंट्रीज में ट्रैफिक नॉर्म्स इसीलिए अच्छे से सारे जो वहाँ के सिटीजन्स हैं कंप्लाई करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सिंपल से इसका लॉजिक यही है, उनको पता है कि अगर वो नहीं कंप्लाई करेंगे, उन्हें जो है पेनल्टीज, चलान्स, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। हमारे इंडिया में पता है कि बहुत ज्यादा, ऑल्दो ये सारी चीजें जो हैं ऑन पेपर्स तो होती हैं, है ना, मैं ये नहीं कह रही पूरी तरह से नहीं है इंडिया में, बट पता है किसी ना किसी तरह से आप बच सकते हो, जिसकी वजह से ट्रैफिक नॉर्म्स को अच्छे से कंप्लाई नहीं किया जाता, स्पेशली कुछ सिटीज में मैं बात कर रही हूँ, और ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर उन्हें पहले से ये चीज पता हो कि हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, तो वो ट्रैफिक नॉर्म्स को कंप्लाई करेंगे। लाइकवाइज सेम चीज जो है, सेम सिचुएशन प्रिवेल करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, कि अगर शुड एनी एलिगेशन ऑफ फ्रॉड, लेट मी चेंज द कलर हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, should any allegation of fraud, corruption, or theft be substantiated, the company will thoroughly investigate the case and disciplinary action will be taken wherever appropriate। यानी कि अगर किसी कंपनी की एथिक्स पॉलिसी में पहले से ये डिफाइन हो गया कि ये सही है और गलत, एथिक्स बेसिकली क्या है, सही और गलत की डेफिनेशन ही तो बताते हैं ना। तो अगर कंपनी ने पहले से ये चीज बता दी है कि अगर किसी ने, कोई भी व्यक्ति, उस टीम मेंबर अगर फ्रॉड करते पाया गया, या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करी, या कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करी या चोरी करी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये उनके खिलाफ एम्प्लॉयज के अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे। फर्दर मोर, वो ये कहना चाहते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू रिपोर्ट एनी क्रिमिनल ऑफेंसेस टू अप्रोप्रिएट लीगल अथॉरिटीज, जैसे कि हमने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन साइबर क्राइम वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, या हमने इमेज विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू भी ये चीज समझी, एंड दैट पर्सन कैन बी पुट बिहाइंड द बार्स।
सो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप फ्रॉड को मैनेज करना चाहते हैं, अच्छे से कंट्रोल्स लगाना चाहते हैं फ्रॉड को मैनेज करने के लिए, तो सबसे पहले आप अपनी एथिक्स पॉलिसी को डिफाइन कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, ये सारे एथिक्स नॉर्म्स आपको फॉलो करने हैं, आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी, आपको डेटा अच्छे से संभालना है, रेवेन्यू लीकेज आपकी वजह से नहीं होना चाहिए। तो आप सारे के सारे एथिक्स जो है डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद जो वो पर्सन एथिक्स को फॉलो ना करे, कंप्लाई ना करे, तो उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह से फ्रॉड्स को आप मैनेज कर सकते हैं। एक अनदर एग्जांपल इसी में ले लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या फिर कोई हॉस्पिटल है, वहां पर इन्वेंटरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां का जो स्टॉक है। तो स्टॉक में उन्होंने ये बोल दिया कि स्टॉक में अगर किसी भी टाइप का कुछ मिसिंग पार्ट आता है, तो सबसे पहले जो स्टॉक के सुपरवाइजर्स हैं, वहां के मैनेजर्स हैं, तो उनको ध्यान रखना है, नहीं तो एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा अगर उनकी कोई नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी हुई। तो यहाँ पर फ्रॉड को एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने क्या डिफाइन कर दिया, एथिक्स पॉलिसी डिफाइन कर दी। ये है मतलब इस एथिक्स पॉलिसी का। ठीक है, नाउ कम बैक, फ्रॉड को मैनेज करने के हम सारे कंपोनेंट सीख रहे थे। तो पहला हो गया एथिक्स पॉलिसी। नाउ सेकेंड वन इज फ्रॉड अवेयरनेस। सेकेंड हमारा क्या है, फ्रॉड के बारे में आपने अवेयरनेस फैलानी है। ये हम कर चुके हैं कंपनी एथिक्स पॉलिसी, बट फिर भी एक बार दोबारा से इसको री रीड कर लेते हैं। अ कंपनी एस्टैब्लिशेस अ कॉम्प्रिहेंसिव एथिक्स पॉलिसी आउटलाइनिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियर, कि टीम मेंबर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उन्हें इस तरह से चलना है, और अगर उन्होंने वैसे ना चले तो उन्हें इस तरह से उसका कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अगर कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा अगर उन्होंने उन एथिक्स को फॉलो नहीं किया। और सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी कंपनी ने अगर एथिक्स बना दी है, राइट, अभी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये जो स्टडी मटेरियल है ना, ये पूरे इन डेप्थ है, इसमें जो है डिफरेंट है। ये पीपीटी जहां पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे, तो वहीं उसके नीचे ये लेक्चर्स पीपीटी नोट्स आपको मिलेंगे। और ये पीपीटी नोट्स एनफ है, जो आपका स्टडी मटेरियल आपको पास ऑलरेडी होगा, तो उसके भी डिटेल में ये जाके पूरा है। तो इसको भी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, दैट विल सर्व द पर्पस। चलिए, तो जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि सिर्फ पॉलिसी को बनाना ही पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, आपको वो पॉलिसी सारे एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना एसेंशियल है। तो क्या एसेंशियल है, यू हैव टू कम्युनिकेट दैट पॉलिसी, कम्युनिकेट करना है टू ऑल एम्प्लॉयज। क्या एक एम्प्लॉय को नहीं, सारे एम्प्लॉयज को। इससे आप क्या कर सकते हो, हैंडबुक्स की फॉर्म में कर सकते हो, ट्रेनिंग सेशंस टाइम टू टाइम डिलीवर कर सकते हैं, रेगुलर रिमाइंडर्स दे सकते हैं एम्प्लॉयज को, है ना। क्योंकि कई बारी ये तो नहीं है कि आपने एक बारी कंपनी की कोई पॉलिसी बना दी तो वो चलती रहेगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ चेंजेस हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ट्रेनिंग सेशन देंगे, या कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो रिमाइंडर्स देंगे उन्हें। सेकंड कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रिलेटेड है फ्रॉड अवेयरनेस। अब हम कह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर फ्रॉड ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस आपको इम्पार्ट करने चाहिए। क्या करने चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस टू एजुकेट द एम्प्लॉयज अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ फ्रॉड, कि फ्रॉड इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और वार्निंग सिग्नल्स भी। अब आपके माइंड में इमीडिएटली ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं कंपनी के एम्प्लॉयज को ट्रेन करने की, है ना। जैसे कि हमने बोला, ओके, अब हम कंपनी के फ्रॉड अवेयरनेस के लिए हमने सारे एम्प्लॉयज को बुलाया। एम्प्लॉयज 50 एम्प्लॉयज की टीम है, तो वहां का जो दो चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में इमीडिएटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तो मीटिंग होती नहीं है, तो इनके सीनियर मोस्ट अथॉरिटी जो वहां का मैनेजर था, सीनियर मोस्ट मैनेजर, उसने एक मीटिंग कंडक्ट करी, सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। अब यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज हैं और ये सीनियर मैनेजर मीटिंग ले रहे हैं। तो इसने बताया कि आपको जो है कंपनी के अंदर जो भी एक इंफॉर्मेशन आपको अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलती है, तो वो इनफॉर्मल वे में, आप जब किसी फ्रेंड की पार्टी में जा रहे हो, तो ये नहीं कि कंपनी के, अगर सपोज आपको पता भी लग गया कि कंपनी के शेयर्स इशू होने वाले हैं, कंपनी कोई मर्जर कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, उसकी वजह से बेनिफिट्स होंगे, शेयर्स के प्राइस इमीडिएटली बढ़ेंगे, तो वो आप इनफॉर्मल गैदरिंग में बताना शुरू हो जाओ, है ना। या फिर कंपनी को किसी भी टाइप से कोई भी और ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि लॉस हो जाए, तो यानी कि उन्होंने ये बताया है कि फ्रॉड, ये भी तो एक तरह का फ्रॉड ही है ना, इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप देने की कोशिश करते हो तो।
एंड इसके अलावा जो फोरमोस्ट थिंग है, अगर कंपनी का, अब ये ट्रेन कर रहे हैं, अनदर एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ये देखता है, इफ ही कीप्स एन आई, कि कम्स टू हिज नॉलेज, कि अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय किसी भी तरह का कोई फ्रॉड कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बना दो, विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कि वो जो है अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखते हुए, छुपा कर वो सारी चीजें किसको बताए, सीनियर मोस्ट अथॉरिटी को, सीनियर मैनेजर को बताए। इससे क्या होगा, वार्निंग सिग्नल्स भी वो दे पाएंगे, जो भी उसमें कल्प्रिट होगा, जो अपराधी पाया जाएगा। तो यानी कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड की अवेयरनेस लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम उन्हें गाइड करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग सेशंस देने पड़ेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयज दे आर एनकरेज टू रिपोर्ट एनी सस्पिशन और कंसर्न, जैसे कि हमने यहाँ पे विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट का डिस्कस किया, कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कोई भी ऐसा काम करते पाया जाता है जो कंपनी के हित में नहीं है, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो दूसरा एम्प्लॉय उसके नॉलेज में आए, तो वो सारी चीजें क्या कर सकता है, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉलेज में ला सकता है, किसके, सीनियर मोस्ट अथॉरिटी, अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखते हुए वो ला सकता है, उसको हाइड करके अपनी आइडेंटिटी को। Then, continuing with this, employees are encouraged to report any suspicion or concerns about fraudulent activities through designated channels such as anonymous hotline, जैसे कि हमने whistleblowing ब्लोइंग वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। फर्दर अगर हम बात करें फ्रॉड अवेयरनेस की, इट इज हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। हम कह रहे हैं कि फ्रॉड की आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लेके आनी है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फ्रॉड है क्या, फ्रॉड किन कारणों की वजह से होता है, और किस किस टाइप के फ्रॉड उस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं। ये सारी चीजों की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारे एम्प्लॉयज को। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फ्रॉड अवेयरनेस की, तो उसमें इट इज डेवलप्ड थ्रू पीरियोडिक फ्रॉड रिस्क असेसमेंट। हमने बोला ना कि आप अपने एम्प्लॉयज को रेगुलरली ट्रेन करें, बट अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को फ्रॉड के हिसाब से ट्रेन करना है, क्या करना है, ट्रेन करना है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में टाइम टू टाइम आपको रिस्क की क्या करनी पड़ेगी, असेसमेंट। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिस्क असेसमेंट का क्या मतलब है, टाइम टू टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाए कि क्या रिस्क हो रहे हैं। ओके तो यहाँ पर विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट दोबारा से समझाने का एक वो है, ठीक है, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, फिर हम इस पे वापस आएंगे, जो हम रिस्क असेसमेंट वाला ये पॉइंट नंबर 1 कर रहे थे। विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलिए देखिए, विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि यहाँ पर है मैनेजर, इसके नीचे चैनल में है इसके जूनियर मैनेजर 1, जूनियर मैनेजर 2, नीचे हैं एम्प्लॉयज, इसके नीचे सपोज 5 एम्प्लॉयज हैं, इसके नीचे 1 2 3 4 5, और इसके नीचे एम्प्लॉयज हैं 1 और 2, ठीक है। अब इनके नीचे भी आगे जो है वर्कर्स हो सकते हैं, वर्कर्स इसके नीचे भी हैं, ये भी कुछ वर्कर्स, ये ए फैक्ट्री के देख रहे हैं, ये बी फैक्ट्री के वर्कर्स देख रहे हैं। अब क्या हुआ, वर्कर्स जो हैं ए फैक्ट्री के, वहां के 2 वर्कर्स ने, लेट इट बी वर्कर 1 एंड वर्कर 2, उन्होंने ये पाया कि यहाँ पर जूनियर मैनेजर के अंदर जो 2 एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय नंबर 2 एंड एम्प्लॉय नंबर 3, वो स्टॉक गायब कर रहे हैं, किसी उसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टॉक जो है उसमें हेरा फेरी कर रहे हैं, मैनुपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है स्टॉक की सुपरविजन भी रखते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि इनकी जॉब जो है वो खो जाए। तो वर्कर 1 और 2 क्या करेंगे, एनोनिमसली, कंपनी में अगर पहले से एथिक्स पॉलिसी डिफाइन है कि अगर आपको कुछ ऐसा नॉलेज में आता है तो आप सीनियर मोस्ट अथॉरिटी को बता सकते हैं। अब W1 और W2 को ये भी लग सकता है कि ये जूनियर मैनेजर अगर इनके साथ इन्वॉल्व होगा, तो मे बी इनकी जॉब खतरे में ना पड़ जाए, तो ये अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हुए, अगर उनके पास ये पहले से एथिक्स में डिफाइंड है कि आप सीधा जो सीनियर मैनेजर है उसके पास जा सकते हो, और आपके पास ये भी प्रोविजन है कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हुए अपनी आगे ईमेल कर सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी भी को छुपा के रखते हो, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है तो वो आप नॉलेज
सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज के नॉलेज में डायरेक्टली लाते हैं। दिस इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। आई थिंक अब आपको विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। बेसिकली इन नटशेल समझें तो विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपना एनोनिमसली की बात की जाए कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हुए, छुपाते हुए, सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज को, जो सीनियर अथॉरिटीज हैं उनको डायरेक्टली अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन में गलत हो रहा है रिपोर्टिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। चलिए, fraud awareness is developed through periodic fraud risk assessment, training of employees and communications between management and employees। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। why communication is important? हमने बोला कि अगर आप फ्रॉड ये चाहते हो कि सारे उससे अवेयर रहें, फ्रॉड ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मिनिमम लेवल तक हो, तो उसके लिए रेगुलर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक जब हम कम्युनिकेशन की बात करें, वो दो तरीके से बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय के दूसरे एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन, राइट, एंड कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। क्यों जरूरी है बताइए। अब हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड ना हो तो। अब देखो, यहाँ पर हमने बोला कि आपको ट्रेनिंग सेशंस देने हैं, तो ट्रेनिंग सेशन जब सीनियर लेवल के पीपल जूनियर एम्प्लॉयज को देंगे तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रेगुलर कम्युनिकेशन। वो तो तभी हो पाएगा ना कि अगर उन्हें ट्रेनिंग सेशंस इम्पार्ट होंगे कि ये फ्रॉड है, अगर आपके नॉलेज में आए तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर आपने किया तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो हमें समझ में आ गया मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज की कम्युनिकेशन का, कि ट्रेनिंग सेशंस टाइम टू टाइम होते हैं इसलिए उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन होना क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रॉड अवेयरनेस के लिए? ये जेन्युइन क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। क्यों? क्योंकि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कम्युनिकेशन गैप अगर होगा तो जिससे फ्रॉड के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ क्यों डिस्कस करें? ताकि अगर ट्रेनिंग सेशंस में किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई, वो डायरेक्टली सीनियर मोस्ट अथॉरिटी से भी पूछ सकते हैं, या अपने जो टीम मेंबर्स, अपने पीयर्स जो हैं, टीम मेंबर्स, कोलीग्स, उनसे भी पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ उनका जो एक डिस्कशन एम्प्लॉयज का होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है फॉर्मल डिस्कशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल डिस्कशन, जैसे कि वो लंच कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे या ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग आवर्स में। दोनों ही सिचुएशंस में, क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तभी चीजें आगे पता लगती हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे जो है फ्रॉड के विद रिस्पेक्ट टू होने की जो चांसेस हैं या फिर फ्रॉड ऑनगोइंग है कि नहीं, ये क्रिस्टल क्लियर हो जाता है दूसरे पर्सन को भी। देन इसके अलावा हमने बोला एम्प्लॉय ट्रेनिंग अबाउट फ्रॉड शुड बी टेलर टू ईच ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड रिस्क। इसका मतलब क्या है? टेलर टू ईच ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड रिस्क का मतलब सिंपल से यही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क है फ्रॉड होने का वो वेरी कर सकता है, राइट। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो वेरी करेगा। क्या मतलब है? कि जो फ्रॉड के विद रिस्पेक्ट टू, हमने बोला ना ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, यही हमने बोला। तो हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर कोई हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स हैं, तो उसमें डिफरेंट तरीके से फ्रॉड रिस्क मैनेज होगा। ठीक है। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करी तो वहां डिफरेंट तरीके से रिस्क हो सकता है ना, वहां इन्वेंट्री का रिस्क हो सकता है। वहां पर ये भी रिस्क हो सकता है कि भाई जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो एक ही वेंडर से तो नहीं ऑर्डर प्लेस हो रहा है, एक ही सेलर से तो नहीं ऑर्डर प्लेस हो रहा, और ऑर्गेनाइजेशन का कोई टीम मेंबर जो है वो उसको थोड़ी बहुत कमीशन दी जा रही है और वो सारे ऑर्डर एक ही जगह से प्रोक्योर कर रहा है। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री वाइज कि जो फ्रॉड को मैनेज करने की जो पॉलिसी है वो वेरी करेगी। इसके अलावा ट्रेनिंग टिपिकली कवर्स द ऑर्गेनाइजेशंस values and code of conduct, types of fraud, employee roles and responsibility to report violations of ethical behavior। वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का क्या मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में
जो किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अच्छे से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा, और अगर आपने अच्छे से जो आपको करना चाहिए था वो नहीं करा, तो वो आप आगे क्या करते हो, आगे जो भी जिसने भी वायलेशन करी है उसकी आगे रिपोर्टिंग होती है। तो ये इसका मतलब है। Fraud essentially is the falsification of transactions. Thus, an auditor's examination of transactions for fraud tests the existence of assertion. अब वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अगर हम बात करें इस चीज की, फ्रॉड जो है तभी होता है जब ट्रांजैक्शंस में हेरा फेरी होती है। और अगर ऑडिटर की जब वो एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, ऑडिटर जब ट्रांजैक्शन को टेस्ट करता है, तो वहां से पता लग जाता है कि वेदर फ्रॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे एक असर्शन अगर लेके चलें, जैसे कि बैलेंस शीट में उन्होंने शो करा कि प्लांट एंड मशीनरी जो है, यहाँ पर ले लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, उन्होंने शो करा 25 लाख इंडियन रुपीज की है। बट एक्चुअल में देखा जाए कि वो जब स्टॉक में चेक करे तो 10 लाख की भी नहीं, उन्होंने जान के ज्यादा दिखाई हुई है। तो ऑडिटर की नॉलेज में ये चीज जब वो ऑडिट करेगा, जब वो एज सच ऑडिट करता है ना, फिजिकल ऑडिट में ये चीज सामने आएगी। तो कहने का क्या मतलब है कि कौन सी चीज जो भी कंपनी ने रिपोर्ट्स में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करी है कि नहीं करी है, वो अदरवाइज ऑडिटर भी जो है वो चीज उसके नॉलेज में आ सकती है। इसके अलावा अगर हम फ्रॉड की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट हमने पढ़ लिया, आपको इस तरीके से चलना है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर नहीं लीक करनी एंड सो ऑन, वो आप सारे के सारे कोड्स बता दोगे और सारे इंप्लॉयज को आगे उसका बता दोगे। देन रिस्क असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप उसका रिव्यूअल कर पाओगे और इस तरीके से फ्रॉड की अवेयरनेस होगी। नाउ जैसे कि हम यहाँ पर वापस आए, अभी तक हमने बात करी एथिक्स पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें फ्रॉड का पूरा मेंशन हो, फ्रॉड अवेयरनेस होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रॉड का कि रिस्क असेसमेंट। फ्रॉड रिस्क असेसमेंट क्या मतलब है इसका, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट का जी, द कंपनी कंडक्ट्स अ थॉरो असेसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशंस, किस पर्पस के लिए, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरियाज ऑफ वनरेबिलिटी टू फ्रॉड। Risks are evaluated based on the factors such as access to sensitive information, lack of internal control, and historical incidents of fraud. तो कहने का क्या मतलब है कि कंपनी को टाइम टू टाइम ये देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि अपने जो भी उन्होंने कंट्रोल्स लगाए हैं, है ना, वो अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में या तो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं लगे या जितने लगने चाहिए थे उतने नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे रिस्क असेसमेंट का हम छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ना स्टॉक में ना, स्टॉक की काउंटिंग के लिए भी और काउंटिंग के साथ साथ उसके रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस के लिए भी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी, सारे एक ही पर्सन को ये टास्क दिया हुआ है। सो डोंट यू थिंक सो कि जो पर्सन काउंट भी कर रहा है, रिकॉर्ड को मेंटेन भी कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहा है, तो वहां के पर पूरे पूरे चांसेस हैं, किस चीज के होने के चांसेस हैं, वहां पर पूरे ये चांसेस हैं कि स्टॉक में हेराफेरी हो जाएगी, राइट। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर कंट्रोल्स अच्छे नहीं थे। कौन से कंट्रोल अच्छे नहीं थे, यहाँ पर जब हम बात करें, हमने बोला कि कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, किस टाइप के, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के, यानी कि एक पर्सन को आपको सारा काम नहीं देना चाहिए, हर पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट टास्क देने चाहिए, और एक पर्सन का जो वर्क है वो दूसरा पर्सन जो है वो क्या करे, क्रॉस चेक करे। तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने एग्जाम्पल लिया, तो क्या थी, किस चीज की कमी थी, लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, है ना, क्योंकि उन्होंने सेम ही पर्सन को सारा टास्क दे रखा है। या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि पास्ट में किस किस तरह के फ्रॉड हुए हैं, वो भी हमारा बेस बन सकता है, आगे हम उसके अकॉर्डिंगली चलें। सपोज पास्ट में कैश में हेरा फेरी हुई थी, कैशियर ने हेरा फेरी की थी, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश हुआ था, तो आगे चलकर आपने जो ये वाला टास्क असाइन करना है ना कैशियर का, तो उसमें आप कंट्रोल्स लगा सकते हो। मैनुअल के साथ साथ आप उसमें कंप्यूटराइज पूरा एंट्री का सिस्टम रख सकते हो, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। तो फ्रॉड का अगर आप अच्छे से मैनेज करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, तो फ्रॉड के रिस्क को असेस करना है टाइम टू टाइम। ये मतलब है
कि जितने भी आपके फ्रॉड के रिस्क हैं, ये नहीं कि आपने वन टाइम अगर उनको इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप दोबारा नहीं उन्हें देखेंगे, आप क्या करेंगे, उन्हें असेस करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये यहाँ पर मेन एस्पेक्ट है। यहाँ पर संदीप हमसे पूछ रहे हैं, मैम फ्रॉड रिस्क प्लीज एक्सपीरियंस। संदीप, आप अपनी पूरी क्वेरी को एक बारी प्लेस कर देंगे सो दैट आई गेट टू नो। आप चैट बॉक्स में पूरा मेंशन कर दीजिए मीनवाइल। पूरा एक सेंटेंस बनाकर एक्सप्लेन कर दीजिए सो दैट आई गेट टू नो कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाहते हैं संदीप। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन गोइंग रिव्यूज, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है। अच्छा, एग्जाम्पल पूछना चाहते हैं। एग्जाम्पल हमने ये वाला लिया था ना, जो स्टॉक वाला एग्जाम्पल लिया था फ्रॉड रिस्क असेसमेंट का। हमने यही एग्जाम्पल लिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक ही पर्सन स्टॉक को रख भी रहा है, उसको काउंट भी कर रहा है, उसके रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख रहा है। तो डोंट यू थिंक सो, जब एक पर्सन को ये सारा काम दिया हुआ है तो वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स जो हैं, इंटरनल कंट्रोल्स की कमी है जिसकी वजह से फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो इसकी वजह से उन्हें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट। कि क्या हमें दो सेपरेट पर्सन रखने चाहिए, एक काउंटिंग का काम देखे और एक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन का काम देखे। ठीक है, सो दिस इज रेफर टू एज इंटरनल कंट्रोल। लगा दिए हमने, क्या लगा दिए, इंटरनल कंट्रोल। और नेक्स्ट टाइम हम फिर से क्या करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम हम रिस्क को असेस करेंगे तो हमें ये चीज पता लगेगी। सपोज पहले अगर 10% स्टॉक में कुछ घपला दिखा था, अब 5% ही दिख रहा है, या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, 1% हो गया, तो हमें ये पता लग जाएगा यहाँ पर हमने इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे लगाए हैं, अब हमें और अच्छे कंट्रोल दूसरी जगह भी लगाने की जरूरत है। फ्रॉड रिस्क असेसमेंट का यही मतलब है कि हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जहां पर कंट्रोल्स की कमी है, या फिर पास्ट में, जैसे हमने एम्बेजलमेंट ऑफ कैश वाला एग्जांपल लिया कि कैश में घपला हुआ था पास्ट में, तो हमें जो है, जो कैशियर अपॉइंट करना है वो मैनुअली तो करें करें, उसके साथ और क्या करें, उसका सॉफ्टवेयर भी पूरा डेटा मेंटेन करें। या फिर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो उसी को जाए, सीनियर मोस्ट अथॉरिटी जिसको वो चाहिए, जूनियर स्टाफ को ना हो। यहाँ पर हम छोटा सा एग्जांपल और भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पूरा जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, रिस्क असेसमेंट वाला। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर B1 और B2 एम्प्लॉय के पास, ये दोनों एक सीनियर पोस्ट पोजीशन पे, इनके पास ही होनी चाहिए। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इनके साथ एक और B3 एम्प्लॉय भी बैठता है, बट B3 जो है इनके साथ ही बैठता है। बट अगर उसके, वो सिस्टम जब भी छोड़ के जा रहे हैं तो B1 और B2 की ड्यूटी बनती है कि वो सिस्टम को लॉक करके जाएं। अगर सेवरल मिनट्स की इनएक्टिविटी है तो उसको शट डाउन करके जाएं, या कुछ ऐसा लॉक करके जाएं। क्यों, ताकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसके पास ना आ जाए। अगर वो उनके एडजेसेंट भी बैठा है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जहां सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर हम बात की जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग, एक MIS वाला सिस्टम होता है ना रिपोर्ट भेजने का। तो अगर हम चाहते हैं किसी पर्सन को, यहाँ पर लेवल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, लेवल 1 के एम्प्लॉय, लेवल 2 के एम्प्लॉय, स्पेशली बैंक्स के अंदर लेवल 3 के एम्प्लॉय, कि सिर्फ और सिर्फ इस लेवल वाले के पर्सन के पास इंफॉर्मेशन जाए, दूसरे के पास ना जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। आपने ये बैंक्स वगैरह में देखा भी होगा, जब आप कोई ट्रांजेक्शन करने जाते हो तो जिस पर्सन के पास ऑथराइजेशन या अप्रूवल की पावर होती है, अगर कैश, सपोज आप बैंक में कोई हैवी कैश विड्रॉल के लिए जाते हो, तो क्या आप जाके वो कैशियर से अप्रूवल लेते हो, जो सीनियर मोस्ट ऑथराइज पर्सन से अप्रूवल लेते हो, सीनियर वाले पर्सन से अप्रूवल लेते हो ना, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, मैनेजर से लेते हो। तो यहाँ पर जहां पर रिस्क होने के चांसेस है तो उन्होंने क्या लगा दिए, कंट्रोल्स लगा दिए, रिस्क को अच्छे से टाइम टू टाइम असेस करके मैनेज कर सके हम। देन है ऑनगोइंग रिव्यूज। ऑनगोइंग रिव्यूज का क्या मतलब है कि जो भी हम, जैसे हमने प्रीवियसली ये हमने बोला कि रिस्क आप टाइम टू टाइम मैनेज कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ रेगुलर रिव्यूज, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, फाइनेंशियल प्रोसेसेस, एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, कोई इरेगुलरिटी तो नहीं दिख रही,
किस तरह से हम ऐसे मेजर्स लगाएं या एडजस्टमेंट्स करें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम डोंट यू थिंक सो कि फ्रॉड रिस्क असेसमेंट एंड ऑनगोइंग रिव्यू सेम सेम सा है ना? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा कि मैम ये सेम सेम सा लग रहा है, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट और ऑनगोइंग रिव्यूज? लेकिन इसमें फर्क है, ये चीज हम कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली। लेकिन जो रिस्क असेसमेंट है ये टाइमली पीरियोडिकल है, ये हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम ये करते हैं। बाकी जो नेचर है वो ऑलमोस्ट सेम है कंट्रोल्स और उसका। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ऑनगोइंग रिव्यूज की अगर बात की जाए, कंट्रोल्स अप टू द मार्क है कि नहीं, फ्रॉड अलर्ट है तो हम किस तरह से एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ऑनगोइंग रिव्यूज में आती हैं। हम जैसे कि पढ़ के आए थे, उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं फ्रॉड रिस्क असेसमेंट का। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कि रिस्क के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। कंट्रोल्स का तो हमने बहुत डिटेल में स्टॉक वाला एग्जाम्पल भी करा था, बैंक वाला एग्जाम्पल भी करा था। गैप्स अगर हैं कंट्रोल में तो उसको देखना। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंस रखता है, टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ कंट्रोल्स एंड डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग द फ्रॉड रिस्क असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं लगता कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे, तो हम डेटा एनालिटिक्स कैसे यूज करके आगे के लिए कंट्रोल्स लगाएंगे, कैसे रिस्क को मैनेज करेंगे? तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब सी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सी पॉइंट में हम कह रहे हैं टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन कंट्रोल्स। जरूरी तो नहीं है ना कि फ्रॉड जब हो जाए उसके बाद ही हम उसको जो है उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करें। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कैंडिडेट का कि ऑनगोइंग रिव्यू एवरी ईयर डन और डिफरेंट। ये पीरियोडिकल है तो हर ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री वाइज ये वेरी कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनगोइंग रिव्यू एवरी डन ये रेगुलरली होता है। देखो एक सेकेंड, रिस्क असेसमेंट तो पीरियोडिकल है, ऑनगोइंग रिव्यू में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल ऑडिट, आपने हम पूरा जो अपना सिलेबस ही इंटरनल ऑडिट का पढ़ रहे हैं। जैसे बड़े बड़े बैंक्स हैं वहां पे रेगुलरली एक इंटरनल ऑडिटर उन्होंने बिठा दिया। उन्होंने क्या बोला कि ऑडिट मेमो इशू करो। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कितने टाइम में होते हैं। ऑनगोइंग ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाता है, जैसे कि मैं पहले आपको बता दूं जो आपका फोरमोस्ट क्वेश्चन है, फिर मैं इसको एक एग्जांपल से भी आपको क्लैरिफाई और अच्छे से कर देती हूँ। प्रदीप परमार का ये क्वेश्चन आया है। देखिए, एक बैंक है, सपोज सेंट्रल बैंक है, देन वहां पर एक्सेप्शन रिपोर्ट बनती है। एक्सेप्शन रिपोर्ट, क्योंकि पर्सनली वहां पर मैंने ऑडिट करा है तो मैं आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए, लोन डिपार्टमेंट में जब किसी का लोन सेंक्शन होता है, सपोज उसका 5% है, किसी सपोज होम लोन वाला, या किसी का दूसरा ऑटोमोबाइल लोन है उसका 7% है, या कोई भी एक परसेंट है चले, लेकिन एक्चुअल में जो लोन लग के आ रहा है, स्टूडेंट लोन वाला, उसका लोन डिफर डिफर कर सकता है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन रिपोर्ट में क्या होता है कि जितना लोन का परसेंटेज होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा, वो वेरी कर रहा है, या फिर ये तो हमने सिर्फ लोन के पर्सपेक्टिव से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। तो डोंट यू थिंक सो कि अगर लोन का थोड़ा बहुत भी परसेंटेज वेरी करेगा तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में डिफर करेगा, अमाउंट है ना, जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा। तो वो हमने अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसी डिजाइनिंग कर दी कि एक्सेप्शन रिपोर्ट निकल के सामने आएगी, वो हमें सारी चीजें बताएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑनगोइंग रिव्यू का, कि कॉन्टिन्यूसली जो है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑडिटर को या सीनियर मोस्ट अथॉरिटी को अगर कोई भी उसके विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट चाहिए हो तो वो ले पाए। तो ऑनगोइंग रिव्यू को हम बोल सकते हैं, प्रदीप परमार का जो क्वेश्चन आया था, रियल टाइम बेसिस पे होता है ये, रियल टाइम बेसिस पे, कि हमने कंट्रोल्स लगा दिए और वो कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। ये इसमें एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी थी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन की, यही बात करी है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, राइट। अब उसको डिटेल में हम पूरा जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, द कंपनी इंप्लीमेंट्स प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अभी पढ़ के आए हैं
कि जैसे कैशियर है, पास में उसने पैसे का घपला करा था, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश करा था, तो अभी हमने कह दिया कि भाई कैश ये जैसे रिसीव करेगा उसके बाद कैश को स्टोर करने का या बॉक्स में रखने का काम दूसरे पर्सन का है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज लगा दिया। देन ड्यूअल ऑथराइजेशन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे बैंक्स का एग्जांपल लिया, तो जो पेमेंट दे रहा है वो भी ऑथराइज करे और सीनियर मैनेजर भी ऑथराइज करे, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ड्यूअल ऑथराइजेशन कर दिया। उसके बाद रेगुलर रिकंसिलिएशन, जैसे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी इवन मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे रेगुलर रिकंसिलिएशन होता है ना, कि जो भी उनकी ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट कर रही हैं पासबुक और कैश बुक के अकॉर्डिंगली। ये हम बैंक रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं। रिकंसिलिएशन सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड नहीं होता, बहुत सी और भी चीजें रिकंसिलिएशन में हो सकती हैं। ये सिर्फ वन इंस्टांस है, एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप अपनी जो है टाइम टू टाइम क्या कर सकते हो, अपने बैलेंसेस को रिकंसाइल कर सकते हो। रेगुलर रिकंसिलिएशन का क्या मतलब है, जैसे कि अगर ऑडिटर आया है, ऑडिटर को ये देखना है कि उस कंपनी में जो भी डेटर्स का अमाउंट है, उसने ये देखा कि डेटर्स का जो अमाउंट है ना, अब यहाँ पर एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल बनाते हैं। चैट बॉक्स में एक क्वेरी भी आई है, पहले मैं वो भी देख लेती हूँ, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ठीक है, नहीं ऐसे ही बोला था, चलो आगे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल होता है लैपिंग रिसीवेबल का। किसका? लैपिंग रिसीवेबल। लैपिंग रिसीवेबल को पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसमें रिकंसिलिएशन पे आएंगे। लैपिंग रिसीवेबल, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन जो है डेटर से पेमेंट लेता है, किससे पेमेंट लेता है, डेटर से पेमेंट रिसीव करता है। सपोज यहाँ पर है मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या करता है, सपोज राम से पेमेंट आने वाली है, श्याम से पेमेंट आती है और गुंजन से पेमेंट आनी है। जब राम ने पेमेंट करी तो इसने अपने पास रख ली, फिर शाम की पेमेंट इसने राम में डाल दी। जब गुंजन से पेमेंट आई तो वो शाम में डाल दी। डोंट यू थिंक सो ये चीज कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब दिखेगी डेटर्स का अमाउंट गलत शो होगा, यस और नो? पहले तो इसको हम लैपिंग रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, जब पहले की पेमेंट आई तो खुद रख ली, दूसरे की पेमेंट पहले वाले डेटर में शो कर दी, तीसरे की हमने दूसरे वाले में शो कर दी, तो ये हो गया लैपिंग रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट। तो क्या डेटर्स में सही फिगर शो होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिकंसाइल बैलेंसेस कैसे कर सकते हैं, एक्सटर्नल पार्टी कॉन्फर्मेशन, मतलब डायरेक्टर से हम सीधा बात कर सकते हैं कि आपसे कितना अमाउंट ड्यू था, कितना आपने पे करा है, तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हम पहले से जो है ये डिटेक्शन वाला हो जाएगा रिकंसिलिएशन का। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिवेंशन के लिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर सकते हैं, ड्यूअल ऑथराइजेशन कर सकते हैं, रिकंसिलिएशन के लिए वो डिटेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। A designated team or department is responsible for investigating the allegations of fraud promptly and thoroughly. तो जो भी हम एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन अपॉइंट करेंगे कि अगर कोई भी फ्रॉड पाया जाएगा तो उनको इन्वेस्टिगेट करना है, तो सबसे पहले तो वो भरोसेमंद टीम होनी चाहिए। ग्रुप ऑफ पर्सन हैं तो वो भरोसेमंद होने चाहिए, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टिगेशंस का बेस क्या होगा, क्या प्रोसीजर उन्हें अडॉप्ट करने हैं, क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, मतलब क्या रूल्स और रेगुलेशन उसके लिए होने चाहिए, कैसे वो एविडेंस को इकट्ठे करें, है ना, लीगल कंप्लायंस कैसे हो, तो वो सारी चीजें जो हैं इन्वेस्टिगेशन में उस तरीके से फॉलो होनी चाहिए। बाय इंटीग्रेटिंग दीज कंपोनेंट, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कौन कौन सा है, वापस लेके चलती हूँ वहां पर, सो दैट यू गेट टू नो द कॉन्सेप्ट्स बेटर। जो हमने यहाँ पर करे थे, कंपनी की एथिक्स पॉलिसी, फ्रॉड अवेयरनेस, रिस्क असेसमेंट, ऑनगोइंग रिव्यूज, प्रिवेंशन, डिटेक्शन या फिर इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये जो हमने 6 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, इसी के विद रिस्पेक्ट टू हम कह रहे हैं, ये जो हमने 6 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, अगर ये हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो फ्रॉड बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा एंड कंपनीज कैन बेटर प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट फ्रॉड, और उन्हें लॉसेस भी कम से कम होंगे। अब आगे बात करते हैं कोसो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। अगर हम बात करें कोसो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क की, इट कैन बी अप्लाइड इन द फ्रॉड कॉन्टेक्स्ट टू प्रमोट एन एनवायरमेंट इन विच द फ्रॉड इज इफेक्टिवली मैनेज। क्या मतलब है इसका, यहाँ पर ध्यान से समझिए।
कंट्रोल इज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ मैनेजिंग फ्रॉड। हम कह रहे हैं कि फ्रॉड ना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, है ना, ताकि फ्रॉड के मैनेजमेंट प्रोग्राम जो 6 कंपोनेंट्स अच्छे से हो जाएं। तो कोसो का जो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है कि चाहे वो एथिक्स है, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, या वो सारी चीजें हैं, देयर शुड बी अप्रोप्रिएट टोन एट द टॉप, हायरिंग एंड प्रमोशन गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिस एंड बोर्ड ओवरसाइट। यानी कि दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट कौन हुए, कंपनी के टॉप मोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात करें या सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स की, तो उनको ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो भी इंटरनल कंट्रोल्स वो लगा रहे हैं वो सारे अच्छे से क्या हो, मैनेज हो। फर्दर मोर, कंट्रोल एक्टिविटीज की अगर बात की जाए, वो प्रोसीजर्स और पॉलिसीज होती हैं दैट इंक्लूड द अथॉरिटी लिमिट्स एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फ्रॉड रिलेटेड इंफॉर्मेशन and communication practices promote the fraud risk management program and the organization position or risk. The means used include fraud awareness training and confirming that employees comply with the organization policies. Super duper important. हमने क्या बोला, हमने सिंपल सा ये लॉजिक डिस्कस किया कि फ्रॉड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या जो कम्युनिकेट करना है कि ये फ्रॉड अगर होगा तो आपको इस तरह से मैनेजमेंट करनी है फ्रॉड की, या इस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने स्टार्टिंग में भी एथिक्स पॉलिसी में करा था, फिर हमने उसके बाद ये भी डिस्कस करा था कि आपको उसके लिए ट्रेनिंग सेशंस रखने चाहिए, वही रेपिटेशन है ये, ठीक है। फर्दर, मॉनिटरिंग इवेलुएट्स एंटी फ्रॉड कंट्रोल्स, ऑनगोइंग रिव्यूज में जो हमने पढ़ा था जैसे कि, ठीक है। प्रिवेंटिंग फ्रॉड, essential elements in preventing fraud are setting the correct tone at the top and instilling a strong ethical culture. ऑब्वियसली अगर आप फ्रॉड को प्रिवेंट करना चाहते हो तो जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको ऐसा कल्चर सेट करना पड़ेगा, एथिक्स डिफाइन करने पड़ेंगे। और डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड को आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय से फीडबैक लेना पड़ेगा, आपसे एम्प्लॉयज को सजेशंस लेने पड़ेंगे। विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने, है ना। जैसे कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई दूसरा एम्प्लॉय कोई भी फ्रॉड करता दिखता है तो वो सीधा सीनियर मोस्ट अथॉरिटी को अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए रिपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है प्रदीप परमार का, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन में क्या डिफरेंस है। इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन। प्रिवेंशन में क्या है कि हम ये सारे कंट्रोल्स लगा रहे हैं कि कंट्रोल जो है हो ही ना। और डिटेक्ट फ्रॉड में जैसे कि जो ऑडिटर्स डिटेक्ट करने आते हैं या फिर सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज भी टाइम टू टाइम अगर वो ये देखते हैं कि अगर फ्रॉड हुआ है, क्योंकि मिसमैच, जैसे हमने डेटर्स वाला एग्जांपल किया था, फ्रॉड हो गया है तो वो किस वजह से हुआ उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रिवेंशन में क्या है, हम पहले से कंट्रोल्स लगा रहे हैं ताकि वो ना हो। जैसे कि अच्छे से उन्हें ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हैं, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग सेशंस अच्छे से दे दिए, ट्रेनिंग सेशंस के साथ साथ अच्छा एथिक्स का कल्चर बिल्ड कर दिया और उन्हें बता दिया कि अगर आपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया, फ्रॉड को अगर अच्छे से, और कंपनी में जो भी कंट्रोल्स लगे उसके बाद भी फ्रॉड हुआ तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये सारा किस में आ जाएगा, प्रिवेंटिंग फ्रॉड में। लेकिन फ्रॉड अगर हो चुका है उसके विद रिस्पेक्ट टू हम कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं डेटर से, तो ये किसका हुआ, डिटेक्टिंग फ्रॉड। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर आपने ये भी तो इनकॉर्पोरेट किया है ना, एम्प्लॉय का फीडबैक, ये सारी चीजें। तो जब हम डिटेक्ट करते हैं फ्रॉड में तब भी तो हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना दूसरे एम्प्लॉय से, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में है। मेजर डिफरेंस क्या है प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड में, कि वहां पर आप वो सारे मेजर्स लगाते हो ताकि फ्रॉड ना हो, एंड वंस अगर ऐसा कुछ फिगर आउट होता है तो आप ऐसे मेजर्स लगाते हो ताकि आप उसको इन डेप्थ मैनर में फ्रॉड को क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाए। क्लियर है प्रदीप परमार, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन फ्रॉड में अब आपको। जी, अब आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल्स। यहाँ पर मैंने एक विजुअल प्रेजेंटेशन दिया है, होपफुली आपको अच्छा भी लगेगा और समझने के लिए चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल डाउन हो जाएंगी। मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग कंट्रोल। जो मैनेजमेंट है, सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज हैं, वही क्या करते हैं, कंट्रोल को लगाते भी हैं, टाइम टू टाइम मेंटेन भी करते हैं। तो फिर आप कहोगे कि मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर्स फिर क्या करते हैं, दे मस्ट असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन बाय इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल्स एंड प्रमोटिंग कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कि जो भी मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स लगाए थे पहले से और जो टाइम टू टाइम वो मेंटेन कर रहे हैं कंट्रोल्स,
तो वो अप टू द मार्क है कि नहीं, जो भी कंट्रोल्स उन्होंने लगाए हैं ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए और फ्रॉड ना हो, इस चीज को वो एनालाइज करते हैं। कौन? इंटरनल ऑडिटर्स। अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है? मैनेजमेंट की है, कंट्रोल लगाने की, मेंटेन करने की। हाँ, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस कौन देगा? इंटरनल ऑडिटर्स। Furthermore, internal auditors acting in a consulting role can help management in identifying and assessing the risk. Obviously, जब वो suggestions दे रहे हैं, कौन? ऑडिटर्स, तो इससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी कि वो किस तरह से अपना कंट्रोल्स को और अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कंट्रोल्स को और अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये है एडुक्वेसी के विद रिस्पेक्ट टू एडुक्वेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट। चैट बॉक्स में इंटरनल ऑडिटर रिव्यू कंट्रोल्स, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि वो कंट्रोल को रिव्यू करते हैं, लेकिन वो रिव्यू कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे करते हैं ताकि उसमें कुछ भी सजेशंस देने हो तो वो दे पाए। इसके साथ साथ इंटरनल ऑडिटर्स आल्सो आर इन अ यूनिक पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू रेकमेंड चेंजेस टू इंप्रूव द कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो अगर कुछ चेंजेस उन्हें लगते हैं कि ये चेंजेस अगर हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में या कंट्रोल में चेंज हो जाए, मतलब वो क्या देंगे? सजेशंस देंगे रिव्यू करके। देन आगे बढ़ते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबली फॉर रिकॉर्डिंग of the transaction, authorization, custody of the assets associated with the transaction. The effect is to minimize the opportunities for a person to be able to perpetrate and conceal fraud or error. देखो, सिंपल सा लॉजिक, अगर एक पर्सन काम कर रहा है तो वो वहां फ्रॉड के होने के चांसेस हैं। सेग्रीगेशन कर दी ड्यूटीज की, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, इनको तेरा क्रॉस चेक काम है, तो वहां पर फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं, फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? फ्रॉड के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, a separate contract negotiation from approval of invoices for payment. Person responsible for signing checks or approving electronic payments verify that a service or a product was received. Separate contract negotiation, approval of invoices for payment and budget preparation. Separate vendor setup responsibility from the team for the purchase function. Separate employee and contract setup for the position responsible for processing and payroll contractor payments. ये जो हम separate separate कर रहे हैं कि हर person की एक separate जो है accountability हो, इससे डोंट यू थिंक सो कि फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाएंगे। कि पहले अगर आपको पेमेंट करनी है तो उसके लिए आप इनवॉइस बनवाइए, इनवॉइस अप्रूव करवाइए, फिर अगर पेमेंट करनी है तो चेक जो है वो साइन करवाइए, उसका आप अप्रूवल लीजिए, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसका ले लिया, फिर आगे आपको परचेज फंक्शन में वो चेक देना। तो यानी कि हम कहने का क्या मतलब करें, यहाँ तक हमारे सेम नोड में चल रहे थे। यहाँ पर क्या है कि सेपरेट वेंडर, सेपरेट सेपरेट सेलर जो है वो होना चाहिए। परचेजिंग फंक्शन ये नहीं कि सारे के सारे एक ही सेलर के पास ऑर्डर प्लेस हो गए, वहां अगेन फ्रॉड होने के चांसेस है ना। जैसे कि मिस्टर मिस्टर बजट है, बजट ना, मिस्टर श्याम राम रख लेते हैं। मिस्टर श्याम जो है वो कंपनी में सारे के सारे जो सेलिंग के ऑर्डर्स हैं मिस्टर जो है शंभू को दे देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको वहां से कमीशन जुड़ी हुई है, कि इसको उसको सारी कमीशन मिलेगी यहाँ से। तो डोंट यू थिंक सो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो चीज अगर कम कॉस्ट पे मिलती और थोड़ा कॉस्ट कंपेटिटिव प्राइसेस पे लेते तो हमारा कॉस्ट सेव हो सकते थे, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट ज्यादा होते। तो रेवेन्यू लीकेज ही तो है ना एक तरह से। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हमने सेपरेट सेपरेट टास्क, सेपरेट सेपरेट पर्सन बनाए हैं तो वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस मिनिमम होंगे। परचेज ऑफिस इनवॉइस प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट पर्सन हो। तो यानी कि यहाँ पर हम अगेन यही चीज कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट टास्क है। अगेन प्रिपेयर एन अकाउंट्स पेबल सिग्नेचर एंड ऑथराइजेशन लिस्ट। अगेन उसके लिए आप क्या कर रहे हो, एक सेपरेट ऑथराइजेशन, अगर अगर आपने पेमेंट करना है आपने क्रेडिटर्स का, तो उसके लिए सेपरेट क्या होना चाहिए? सेपरेट अप्रूवल हो। परचेज ऑर्डर सेपरेट पर्सन देख रहा है, जो इनिशिएट कर रहा है वो सेपरेट पर्सन है, और उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज देखना कि परचेज हो, सही प्राइस पे हो, जो क्वांटिटी ऑर्डर करी है, जो क्वालिटी है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। परचेजेस कैन ओनली बी ट्रांजेक्टेड बाय अप्रूव्ड वेंडर्स। पहले भी हम यहाँ पर ये चीज
डिस्कस करके आए एग्जाम्पल के तौर पे। कोई भी तरह की घूसखोरी कमीशन वगैरह का कॉन्सेप्ट तो नहीं चल रहा। ठीक है। एक्सपेंडिचर्स ट्रांजैक्टेड वाया क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आर सब्जेक्ट टू एक्सपेंस टाइप ट्रांजैक्शन सेपरेट। अब यहाँ पर देखिए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाली जो ट्रांजेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट स्पेसिफिकली, उसमें हमने क्या देखना पड़ेगा, कोड रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पेमेंट हो रही है, क्योंकि जो कार्ड से पेमेंट होती है कई बार वहां पर नेचर नहीं रिफ्लेक्ट होता कि ट्रांजैक्शन किस पर्पस के लिए हुई है, तो वहां पर और ज्यादा हमें कंट्रोल्स लगाने चाहिए। ये तो सारे चैनल्स क्या हैं, जैसे जेली है, जेली यहाँ पर जैसे ईमेल आईडी आप देते हो, तो यूएस में क्या होता है, सिर्फ आप ईमेल आईडी दो तो पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम बैंक टू बैंक, एक इंडिविजुअल के बैंक से दूसरे इंडिविजुअल के बैंक में। पेपाल भी एक तरह का मनी ट्रांसफर का इलेक्ट्रॉनिक मोड का प्लेटफॉर्म है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी हाई है। तो यहाँ पर आपको और अच्छे स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स लगाने चाहिए। कॉन्टिन्यूइंग विद दिस, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जैसे रिसीविंग डिपार्टमेंट जो है डज नॉट एक्सेप्ट गुड्स अनलेस इट हैज अ ब्लाइंड कॉपी ऑफ अ प्रॉपर्ली अप्रूव्ड परचेज ऑर्डर फॉर द आइटम्स। Credit card changes are subject to the expenditure controls on purchases transacted through the accounts payable process cycle. Receiving reports and vendor invoices are required to be sent to the accounts payable. देखो यहाँ पर मैं वापस आऊंगी, चाहे हम यहाँ पर बात कर रहे थे पेमेंट्स के लिए, है ना, कि हमने किसको पेमेंट करनी थी, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स या अपने परचेज के विद रिस्पेक्ट टू सारा हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम अपने क्रेडिटर्स की अगर पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशंस में हम क्या कहना चाहते हैं कि आप जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं लेंगे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए, तब तक ट्रांजैक्शन को अप्रूव ना किया जाए। कॉन्फर्मेशन हो जाए जिस पर्सन को जो अथॉरिटी दी गई है, उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शन हो। तो डोंट यू थिंक सो कि वहां पर फिर जो फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। फर्दर आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू द प्रोग्राम्स यूज्ड इन प्रोसेसिंग। लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड पर्संस आर मेंटेन्ड ऑनलाइन एंड शुड कॉन्स्टेंटली बी अपडेटेड आफ्टर पर्सनल चेंजेस। अब ये कहना चाहते हैं कि स्पेशली अगर हम कंट्रोल रूम की बात करें, या फिर अगर बात करें जैसे बैंक्स में आपने देखा होगा एक कंट्रोल रूम होता है ना, बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं उनका कंट्रोल रूम अलग होता है, तो वहां पर कोई भी बैंक का कोई भी पर्सन चाहे वो किसी भी लेवल पे जा सकता है। नो, ऑथराइज्ड पर्सन जो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी के वही जा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, इस पे जो है कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है बैंक्स की, है ना, या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस से किसी जो कस्टमर का भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो वो कहने का क्या मतलब है कि जिसको जितना रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन उसके पास उतना ही एक्सेस हो, उसके बियॉन्ड उसके पास एक्सेस ना हो। फर्दर मोर, अगर हम बात करें, यूज अ डिवाइस ऑथराइजेशन टेबल टू ग्रांट एक्सेस ओनली टू दोज फिजिकल डिवाइसेस दैट शुड लॉजिकली नीड एक्सेस। रेस्ट्रिक्ट द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज टू गेन एक्सेस टू एंड चेंज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से उन्हें एक्सेस मिल भी गया है किसी एम्प्लॉय को, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है रादर, कि जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो उसको क्या ना कर पाए, दे कैन नॉट चेंज दैट इंफॉर्मेशन। और इसमें आप एनक्रिप्ट कर सकते हो डाटा, जैसे कि आप उसमें पासवर्ड्स लगा सकते हो, आप उसमें कोड रख सकते हो, ठीक है, जो कि ऑथराइज्ड पर्सन के जो भी ऑफिस का फोन है उस पे आए। तो इस तरह से आप कंट्रोल्स को क्या कर सकते हैं, लेवी कर सकते हैं। और इस तरह से कंट्रोल्स अगर आप अच्छे से लगाएंगे तो फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो आपके क्या होंगे, मिनिमम होंगे फ्रॉड होने के चांसेस। ठीक है। तो इस तरह से हमने कंट्रोल्स को पूरा पढ़ा है, और आपके अभी जो भी डाउट्स होंगे, यहाँ पर एक पर मैं मेल आईडी लिख देती हूँ, जस्ट वेट। doubts@akps@gmail.com। ये मैं अपना पर्सनल लिख देती हूँ, आप वहां पे सीधा भेज सकते हो। मैंने अपना पर्सनल भी लिख दिया है और एक दूसरा डाउट वाला भी मैं लिख रही हूँ, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आपको मेल करने हैं। और बाकी पढ़ना कैसे है वो मैं अभी आपको बताती भी हूँ। आई जस्ट हैव अ वर्ड विद यू।
रिकॉर्डिंग जो है अभी मैं पॉज कर रही हूँ, रादर स्टॉप कर रही हूँ, सो दैट आई कैन हैव अ लाइव डिस्कशन विद दोज स्टूडेंट्स जो अभी एंड तक हैं।